हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल एवराइट अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज 10 टू 16 ऑफ मई की करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सही तरीके से कवर करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के साथ, और सभी क्वेश्चंस का आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए जी, फर्स्ट न्यूज है हमारे पास, फेज 2 ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहां पर क्या कहा है कि जितना भी हमारे पास एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन को फेज 2 ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। यहां पर ये जो एयरफील्ड है 37 एयरफील्ड जो कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा यूज किए जाते हैं, उनको यहां पर कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो ये आप चीज याद रखेंगे कि MAFI इसका रिलेशन हमारे पास किससे है, दैट इज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, एक छोटा सा पॉइंट हमारे पास अगर हम बात करें, देखिए इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तो हमारे पास आर्म फोर्सेज ही हैं, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड इट इज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि इसको हमारे पास आर्म फोर्सेज की कैटेगरी में रखा जाएगा और कहीं पे नहीं भी रखा जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक स्पेशल डिवीजन है, इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, इसको हमारे पास एस्टेब्लिश किया गया था ऑन 18 अगस्त 1978। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें, आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल का नाम जरा कमेंट करके बताइए। हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है कृष्ण स्वामी नटराजन। जी हाँ, कृष्ण स्वामी नटराजन या के नटराजन इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 40th एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन। देखिए, हमारे पास 40वीं वर्षगांठ थी स्मॉल पॉक्स को पूरे विश्व से खत्म करने को लेकर। तो WHO और यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी ने एक कॉमेमोरेटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक यादगार पोस्टल स्टैंप इशू की है। ओके, और WHO के डायरेक्टर जनरल हमारे पास स्पीकर थे इस ओकेजन पे टेड्रोस अडनोम। नाम याद ही होगा, बहुत बार हम प्रीवियस लेक्चर्स में इनका नाम रिपीट कर चुके हैं, अब तो खैर वैसे भी आपको याद हो जाना चाहिए। सो WHO ने जो हमारे पास स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन की कैंपेन लॉन्च की थी वो 1967 में लॉन्च की थी, और मई 1980 में हमारे पास 33rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑफिशियल डिक्लेरेशन इशू की गई कि अब पूरा विश्व जो है वो स्मॉल पॉक्स से फ्री है। स्मॉल पॉक्स अगर हम बात करें स्टूडेंट, वायरस डिसीज हुआ करती थी, और इसके लिए दो वायरस, हमारे पास वायरस के दो वेरिएंट जिम्मेदार हुआ करते थे, जिनको नाम दिया गया था वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर। ये आप याद रख सकते हैं, कई पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर। WHO को आपको पता ही होगा, एस्टैब्लिश ऑन 7th of April 1948, और इसीलिए हम 7th of April को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, चलिए आज मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। WHO के 6 रीजनल ऑफिस हैं। WHO के हमारे पास हेडक्वार्टर तो हमारे पास आपको पता होगा कि कहां पर है, दैट इज इन जिनीवा स्विट्जरलैंड। लेकिन यहां पर मैं क्या पूछ रहा हूं कि WHO के 6 रीजनल ऑफिस हैं। आप मुझे ये बताइए कि WHO का साउथ ईस्ट एशिया का जो हेडक्वार्टर है, यानी जो साउथ ईस्ट एशिया डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन हेडक्वार्टर। ओके, देख लेते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर है न्यू दिल्ली। जी हाँ, WHO का साउथ ईस्ट एशिया का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। रीजन की बात कर रहा हूं स्टूडेंट में, ओवरऑल हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा, प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं, दैट इज इन जिनीवा स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एल्सा कॉप अपॉइंट्स अजिंक्य रहाणे एट इट्स ब्रांड एम्बेसडर। अजिंक्य रहाणे आपको पता ही होगा कि हमारे एक फेमस क्रिकेटर हैं। तो एल्सा हमारे पास अगर बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन, ये हमारे पास एक US बेस्ड कंपनी है। ओके, सो इसने हमारे पास इंडिया, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सार्क कंट्रीज के लिए, सार्क आपको पता होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इन सभी के लिए हमारे पास अजिंक्य रहाणे को अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है। एल्सा स्पीक की अगर हम बात करें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पावर्ड ऐप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऐप है हमारे पास। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, जब आप मशीन को सोचने लायक क्षमता देते हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं स्टूडेंट, कंप्यूटर से रिलेटेड मान लीजिए या जनरल स्टडी से रिलेटेड मान लीजिए। हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नेम द पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है जॉन मैकार्थी। याद रखेंगे जॉन मैकार्थी, ये वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को कॉइन किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 74% स्टेक ऑफ सीक्वेंट बोट बाय कैरल। ओके, देखिए स्टूडेंट, यहां पर कैरल ग्रुप ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इसने क्या किया है, हमारे पास 74% स्टेक या शेयर्स खरीद लिए हैं सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड में। देखिए सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड की जब मैं बात करता हूं, ये लार्जेस्ट एनिमल हेल्थ केयर कंपनी है। यहां पर बात हो रही है स्टूडेंट एनिमल हेल्थ केयर की। देखिए एनिमल्स जो है बहुत सी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए एक आजीविका मतलब लाइक पैसा कमाने का एक जरिया है, उनके लिए वही सब कुछ है। तो यहां पर क्या है कि आपको याद रखना है कि सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड ये हमारे पास एक प्योर प्ले एनिमल हेल्थ केयर कंपनी है। ओके, इसके काफी जगह पे सेंटर्स हैं और ये हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है एनिमल हेल्थ केयर को लेकर। चलिए आपको मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आज बताता हूं। अगर हम बात करें स्टूडेंट, जैसे ह्यूमंस की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या एनिमल की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए भी कोई ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है? तो आंसर है यस। आंसर है यस। मैं आपको बता देता हूं यहां पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। जी हां, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिर से रिपीट कर देता हूं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल हेल्थ केयर के रिगार्डिंग काम करती है। जैसे कोई भी एनिमल्स को लेकर कोई डिजीज देखने को मिलती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। टोटल 182 मेंबर्स हैं और इसको जो स्टूडेंट डिनोट किया जाता है वो OIE से किया जाता है। जैसे WHO है तो यहां पर है OIE। तो OIE की जो फुल फॉर्म है दैट इज इन फ्रेंच, लेकिन जब आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो वो बनेगा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोग याद रखेंगे। आई गेस आपको पॉइंट अच्छे समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रीयूजेबल एंटी माइक्रोबियल मास्क एंड सेफ। देखिए आज की डेट में क्या है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि शायद हमें कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डालनी पड़े, क्योंकि हो सकता है कि वैक्सीन नियर बाय हमें ना मिले, तो कई साल भी लग सकते हैं वैक्सीन आने में, तो आपको कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डालनी भी पड़ सकती है। आई होप कि जल्दी वैक्सीन मिल जाए, लेकिन हमें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, तो उस समय मास्क की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पर हमारे पास नैनो सेफ सोल्यूशन, याद रखेंगे नैनो सेफ सोल्यूशन एक स्टार्टअप कंपनी है। इसने क्या किया है, एक एंटी माइक्रोबियल एंड वॉशेबल फेस मास्क बनाया है जिसको नाम दिया गया है एनसेफ। इसको आप रीयूज कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप याद रखेंगे स्टूडेंट कि जो हमारे पास वॉशेबल मास्क है एनसेफ नाम से, वो किसने बनाया है? नैनो सेफ सोल्यूशंस ने। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये हो गया। देखिए इन दिनों आपने एक मास्क का नाम जरूर सुना होगा अगर थोड़ा भी आप न्यूज वगैरह से जुड़े हुए हैं, N95। तो N95 का यहाँ पे मतलब क्या होता है? तो N95 मास्क का मतलब यहाँ पे होता है, 95 का मतलब क्या होता है? इट फिल्टर्स एटलीस्ट 95% एयरबोर्न पार्टिकल। 95 का मतलब क्या होता है कि इट फिल्टर्स एटलीस्ट 95% एयरबोर्न पार्टिकल। ओके, सो आपको स्टूडेंट ये भी याद रखना है कि हमारे पास IIT दिल्ली ने अभी लो कॉस्ट COVID-19 टेस्ट किट बनाई थी, तो उसको अब कमर्शियल लेवल पर कौन प्रोड्यूस करेगा? तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, जेनाई लैबोरेटरीज, GENEI, जेनाई लैबोरेटरीज हमारे पास ये क्या करेंगी, ये हमारे पास कमर्शियल लेवल पर जो IIT दिल्ली ने हमारे पास रिसेंटली COVID-19 टेस्ट किट बनाई थी उसको प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट कर देंगी। तो ये भी IIT दिल्ली से रिलेटेड एक पॉइंट था, क्योंकि ये जो नैनोसेफ सॉल्यूशंस है ये हमारे पास IIT दिल्ली स्टार्टअप कंपनी है। तो ये सब आप आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है, आप याद रखेंगे। ओके, सो आई गेस आपको ये सारा पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ओके, इंडिया लॉन्च्ड मिशन सागर टू असिस्ट 5 आइलैंड नेशंस। इंडिया ने स्टूडेंट एक मिशन सागर लॉन्च किया है जहां पर इंडिया 5 आइलैंड्स नेशन की हेल्प करेगा, उनके सिस्टम को सही करने में। कोरोना वायरस के पेंडेमिक के टाइम पर उनकी हेल्प की जा रही है बेसिकली, और इसके लिए एक इंडियन नेवल शिप केसरी जो है वो निकल चुकी है। कंट्रीज का नाम आप देख लीजिए, मालदीव, मॉरिशस, साइशेल्स, मेडागास्कर एंड कोमोरोस। फूड आइटम्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह इन सबको प्रोवाइड की जाएगी। ये सब क्यों कर रहा है इंडिया? देखिए स्टूडेंट, इंडिया की तरफ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इन द मार्च 2015, उसका नाम था सागर। सागर प्रोग्राम आप याद रखेंगे, सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बेसिकली हमने क्या एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था ताकि हम अपने नेबर कंट्री साथ रिलेशन अच्छे बना सके। तो बेसिकली एक तो आप सागर की फुल फॉर्म याद रखेंगे, और अभी जो मिशन सागर है दैट इज कनेक्टेड टू 5 आइलैंड नेशंस, दैट इज मालदीव, मॉरिशस, साइशेल्स,
मेडागास्कर एंड कॉमरस, जो कि इंडियन ओशन में लाई करते हैं। चलिए, एक इंटरनेशनल लेवल का हमारे पास एक डिस्प्यूट है, उसको लेकर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एसएससी, यूपीएससी और बाकी सब एग्जाम्स के लिए। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, इंटरनेशनल लेवल पे एक डिस्प्यूट चल रहा है, एक झगड़ा चल रहा है चैगोस आइलैंड्स को लेकर, CHAGOS, चैगोस आइलैंड्स को लेकर झगड़ा चल रहा है यूके का। तो इनमें से वो कौन सी कंट्री है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से, इन्हीं 5 में से एक कंट्री है यूके, और उस कंट्री का झगड़ा चल रहा है चैगोस आइलैंड्स को लेकर, उसकी सॉवरेंटी को लेकर कि उस आइलैंड का मालिक कौन है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, चैगोस आइलैंड, डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन यूके एंड विच कंट्री? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट मॉरिशियस। तो सिंपल सा एक इशू था हमारे पास, चल रहा है अभी भी जो मुद्दा है वो सुलझ नहीं पाया है। मॉरिशस और यूके के बीच में झगड़ा चल रहा है। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट। नरेंद्र बत्रा टू रिमेन एज FIH प्रेसिडेंट। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। जी हाँ, याद रखेंगे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हमारे पास, इसके जो प्रेसिडेंट है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, उनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, सो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता ही है कि इस समय जो बोर्ड की मीटिंग्स है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही, सिस्टम नहीं सही से चल पा रहा, तो अभी के लिए इनका जो टेन्योर है वो हमारे पास एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, अगर हम बात करें FIH की, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी की रेगुलेटरी बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लोसेन, स्विट्जरलैंड में। CEO अलग है, प्रेसिडेंट अलग है। नरेंद्र बत्रा स्टूडेंट प्रेसिडेंट है। ओके, आप याद रखें एक छोटा सा पॉइंट कि CEO कौन है? थियरी विल। ओके, चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 2023 का 2023 का मैन FIH वर्ल्ड कप कहां पर होने जा रहा है? ओके, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 2023 मेंस वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर की बात करूं स्टूडेंट, करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर एंड राउरकेला, दैट इज इन ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा में बेसिकली हमारे पास 2023 का मैन FIH वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास DRDO लैब डेवलप्स DRUVS। ओके, ये क्या है स्टूडेंट? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास DRDO ने हमारे पास क्या किया है, DRDO की लैब ने क्या किया है, कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रा वायलेट सैनिटेशन कैबिनेट यहां पर एक तरह से मैन्युफैक्चर किया है, जिसका काम क्या रहेगा कि हमारे पास आईपैड्स, लैपटॉप्स, करेंसी नोट्स और इन सबको हमारे पास बिल्कुल सैनिटाइज करके सुरक्षित रखना, ताकि इनके थ्रू कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो। नाम जो इसको दिया गया है दैट इज DRUVS, दैट इज डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। ये आप याद रखेंगे फुल फॉर्म। और ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो DRDO ने अभी रिसेंटली ये सैनिटाइजर बनाया है, अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर बनाया है, उसका नाम बता दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना है स्टूडेंट, इसी RCI लैब ने, DRDO की जो RCI लैब है, रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद, इसी ने अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास एक ऑटोमेटिक हमारे पास करेंसी सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया था, जिसका नाम था नोट्स क्लीन। ये भी एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे, नोट्स क्लीन नाम से। तो दो हमारे पास सिस्टम आए हैं, नोट्स क्लीन और DRUVS। ओके, DRDO की बात करें तो 1958 में ये एजेंसी हमारे पास एस्टेब्लिश हुई थी। इसके जो करंट हेड हैं वो हैं G सतीश रेड्डी। याद रखेंगे, हमारे पास DRDO एस्टेब्लिश इन द ईयर 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और G सतीश रेड्डी इसके करंट हेड है। चलिए मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं यहां पर। DRDO ने रिसेंटली अभी लॉन्च किया था K4 नाम से हमारे पास एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज K4 ऑफ DRDO। ये जो DRDO ने K4 लॉन्च किया था, ये है क्या एक्चुअली? इट्स अ टॉर्पिडो, इज अ मिसाइल, इट्स अ टैंक or something else like drone or what? ओके स्टूडेंट, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। K4 है अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। याद रखेंगे, अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है हमारे पास K4। ओके, तो अपने आप में एक खास बात है K4 की कि अंडर वाटर चल सकती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली हमारे पास इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट फुली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या हुआ है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमारे पास इसका जो है, इसने टाई अप किया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ, BBIL के साथ, टू डेवलप फुल्ली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन। तो
यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये वैक्सीन बनाने का काम करेंगे और इसके लिए जो स्ट्रेन आइसोलेटेड है इसमें हेल्प कौन करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। इसके बारे में भी हम कई बार पहले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है हमारे पास, पुणे। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हमारे पास हेल्प करेगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की इन द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 इंडिजिनस वैक्सीन। ओके, अगर स्टूडेंट हम बात करें थोड़ा सा एडवांस लेवल पर, तो आईसीएमआर जो है, आईसीएमआर हमारे पास एपेक्स बॉडी है इंडिया के अंदर जो कोऑर्डिनेशन के लिए काम करती है, प्रमोशन के लिए काम करती है बायोमेडिकल रिसर्च को लेकर। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। चलिए आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस ये भारत में कहां पर सिचुएटेड है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस भारत में कहां पर सिचुएटेड है? ओके, करेक्ट आंसर है चेन्नई। जी हाँ, याद रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस सिचुएटेड इन चेन्नई। नेक्स्ट हमारे पास साई फॉर्म 6 मेंबर पैनल टू प्रिपेयर एसओपी। अब ये स्टूडेंट एसओपी क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। साई हमारे पास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटरी बॉडी है स्पोर्ट्स की। तो इसने 6 मेंबर कमेटी बनाई है जो कि हमारे पास क्या करेगी, ट्रेनिंग, हमारे पास डिसिप्लिन तय करेगी। कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन है उसको हमारे पास मेंटेन करने के रिगार्डिंग हमारे पास बेसिकली ट्रेनिंग के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो आप याद रखेंगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इस 6 मेंबर पैनल को लीड कौन करेंगे? तो ये लीड करेंगे साई के सेक्रेटरी रोहित भारद्वाज। ओके, और इसमें एक दूसरे मेंबर कौन होंगे, वो होंगे राजेश राजगोपालन। अब ये राजेश राजगोपालन कौन है, ये सीईओ है टॉप्स के। टॉप्स में आपको स्टूडेंट बताना चाहूंगा यार, टॉप्स क्या है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस प्रोग्राम का अल्टीमेट टारगेट ये है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो ओलंपिक में मेडल लेकर आ सके। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया गया था अलग से जिसका नाम था टॉप्स, फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। इसमें क्या था स्टूडेंट कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनके पास पोटेंशियल है, जिनसे हमें उम्मीद है कि वो ओलंपिक में इंडिया के लिए मेडल जीत सकते हैं, तो उनको स्टाइफंड दिया जाएगा, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि मेडल मिलने की अश्योरिटी और ज्यादा बढ़ सके। ओके, चलिए आगे थोड़ा हम बात कर लेते हैं साई के बारे में। जब हम बात करें 1984 में साई एस्टैब्लिश हुआ था। डायरेक्टर जनरल है संदीप प्रधान। जी हाँ, याद रखेंगे साई के डायरेक्टर जनरल कौन है, संदीप प्रधान। और साई जो है वो किसके अंडर आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर है किरण रिजिजू। जी हाँ, याद रखेंगे मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है, किरण रिजिजू। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल टेक्नोलॉजी डे, बड़ा इंटरेस्टिंग दिन। तो 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। किसकी याद में, ऑपरेशन शक्ति की याद में। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट। एक्चुअली क्या था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्होंने अपने यहां पर मिनिस्ट्री को, जो हमारे पास अपना जो मंत्रालय है, उसको ऑर्डर दिया कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग काम कीजिए और न्यूक्लियर बम बनाइए। तो इसमें कई सारे हमारे पास बड़े साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक नाम बड़ा फेमस है, आपने सबने सुना भी होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके साथ और भी कई बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया और ऑपरेशन शक्ति कंडक्ट किया गया 11 मई 1998 को। और इस तरह से इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल नेशन बन गया। ओके, सो इसी दिन हमारे पास अगर हम बात करें 11 मई को ही हमने इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट हंसा 3 को डेवलप किया था और इसको सक्सेसफुली टेस्ट भी किया था। ओके, तो आपने याद रखना है कि न्यूक्लियर डे की टेस्ट की याद में 11 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आपको पता ही होगा, खैर ये हमारे पास जो न्यूक्लियर टेस्ट थे वो कहां पे कंडक्ट किए थे, पोखरण इन राजस्थान। आपको बता दो कि पाकिस्तान, कई बार पेपर में क्वेश्चन आया कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कहां कंडक्ट किए थे, तो वो किए गए थे चगाई माउंटेन रेंज, दैट इज इन चगाई माउंटेन रेंज पाकिस्तान। तो ये आप काउंटर क्वेश्चन याद रखेंगे। ओके, इस बार की जो थीम रही, फोकस हमारे पास जो रहा, दिस ईयर फोकस इज रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बात हो रही है यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू इकोनॉमी को रीबूट करने की। चलो, टेक्नोलॉजी के बारे में तो मैंने बात कर ली। आप मुझे सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि नेशनल साइंस डे भारत में कब ऑब्जर्व किया जाता है? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नेशनल साइंस डे भारत में कब ऑब्जर्व किया जाता है।
ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास, आंसर देख लेते हैं। आंसर है 28 ऑफ फेब्रुवरी। जी हाँ, याद रखेंगे, नेशनल साइंस डे स्टूडेंट ऑब्जर्व किया जाता है 28 ऑफ फेब्रुवरी को। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, एफआईआर आपके द्वार योजना। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि मध्य प्रदेश जो सरकार है उसने एक नया सिस्टम लॉन्च किया कोरोना वायरस के टाइम पर। अब लोग पुलिस स्टेशन विजिट करना भी प्रेफर नहीं करेंगे, तो एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके द्वार योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें क्या है कि आप सिंपल कॉल करके अपने लेवल पर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। कांस्टेबल को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है कि वो आपकी एफआईआर को इस तरह से ही हमारे पास लॉन्च कर सके। ओके, चलिए एफआईआर की बात करें तो एफआईआर को आप मुझे ये बताइए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लीगल स्टेटस है, और अगर नहीं है तो कहां पर इसको लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। चलिए, इसका थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मैं इसका खुद ही आंसर दे देता हूं। एफआईआर की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी लीगैलिटी को डिफाइन नहीं किया गया। एफआईआर एंड लीगैलिटी डिफाइंड बाय द सेक्शन नंबर 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम सीआरपीसी बोलते हैं, 154 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, छोटा सा पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड। ओके, देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि सानिया मिर्जा ये पहली भारतीय बनी है जिन्होंने फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीता है फॉर एशिया ओशियाना जोन। ओके, तो देखिए ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। अभी आपको पता होगा सानिया मिर्जा ने कम बैक किया था और इन्होंने अभी टूर्नामेंट जीता था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने हमारे पास ये अवार्ड इनको दिया है। तो सीधा सीधा एक तो क्वेश्चन हमारे पास ये बन जाता है। ओके, और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की बात करें तो ये हमारे पास टेनिस की रेगुलेटरी बॉडी है। ओके, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ का हेडक्वार्टर कहां है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट हमारे पास, आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारे पास आईटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में। ओके, आईटीएफ हेडक्वार्टर्स एट लंदन। नेक्स्ट हमारे पास कुमार संगकारा सेट टू सर्व सेकंड टर्म एज एमसीसी प्रेसिडेंट। एमसीसी यानी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, ये हमारे पास विश्व के सबसे फेमस क्रिकेट क्लब्स में से एक है। और देखिए अगर हम बात करें स्टूडेंट इस क्लब की, तो इसका जो होम ग्राउंड है वो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, मतलब कि जो वर्ल्ड का सबसे फेमस क्रिकेट ग्राउंड है वो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, आपको पता ही है, दैट इज इन लंदन। और एमसीसी का होम ग्राउंड यही है, जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है उसका होम ग्राउंड ही लॉर्ड्स ग्राउंड है। ओके, सो पहली बार क्या हुआ है कि किसी नॉन ब्रिटिश को क्लब का पहले प्रेसिडेंट बनाया गया और फिर उसके टेन्योर को फिर से रिन्यू किया गया। तो कुमार संगकारा जो कि हमारे पास श्रीलंका से हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट का नाम बताइए, तो आपने याद रखना है कि वो है कुमार संगकारा एंड ही इज फ्रॉम श्रीलंका। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पैरा एथलीट दीपा मलिक, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। देखिए स्टूडेंट, ये पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने पैरालंपिक में मेडल जीता, जो दिव्यांग लोगों के लिए होता है। शॉर्टपुट से ये रिलेट करती हैं, शॉर्टपुट इनकी गेम है और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनको प्रेसिडेंट बनाया था पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का। ये भी मेरे लिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि शी इज द फर्स्ट वुमेन पैरा एथलीट टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो भारत का उच्चतम स्पोर्ट्स अवार्ड है वो पाने वाली ये पहली महिला भी हमारे पहली पैरा एथलीट महिला भी है। ओके, फीमेल्स तो बहुत सारी है लेकिन पहली महिला पैरा एथलीट है। ओके, तो आपको मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है कि राजीव गांधी खेल रत्न नो डाउट इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। तो 2019 में जब लास्ट टाइम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था तो उनमें से एक रेसिपिएंट तो हमारे पास थी दीपा मलिक। सेकंड रेसिपिएंट कौन थे इनके साथ, आप उनका नाम जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 2019 में दीपा मलिक के साथ किस पर्सन को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। ओके, करेक्ट आंसर है हमारे पास स्टूडेंट बजरंग पूनिया। जी हाँ, बिल्कुल सही, बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम में ये हमारे पास प्ले करते हैं रेसलिंग के चैंपियन है बजरंग पूनिया। ओके, तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला था अलॉन्ग विद दीपा मलिक। नेक्स्ट, इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो स्टूडेंट अभी आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस के टाइम पे डॉक्टर और नर्सेज की इंपॉर्टेंस तो वैसे ही ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस टाइम पे ये डे की इंपॉर्टेंस अपने आप में
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो जाती है। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे, ओके, सो इंटरनेशनली ऑब्जर्व्ड ऑन 12th ऑफ मई। ये बर्थ एनिवर्सरी हमारे पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, और इनको द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो इस साल की जो थीम रही वो आप याद रखेंगे कि नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ओके, थीम याद रखेंगे। चलिए, ये तो बात हुई हमारे पास नर्सेज डे की, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि नेशनल डॉक्टर्स डे भारत में कब ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए नेशनल डॉक्टर्स डे। ओके, बिल्कुल सही सही सा आंसर है हमारे पास 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस्ड ₹20 लाख करोड़ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया गया है, दैट इज इक्वलेंट टू 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी। जीडीपी आपको बताइएगा फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन की बात मैं करूं तो डेफिनेशन भी एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं सब लोगों को। द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बाउंड्री इन अ ईयर। फिर से रिपीट कर देता हूं, द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बाउंड्री इन अ ईयर, दैट इज नोन टू बी जीडीपी। तो 10% जीडीपी का हमारे पास हिस्सा जो है वो अलॉट किया गया है किसके लिए, हमारे पास पैकेज के रूप में, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के रूप में, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बताया है। इसमें हमारे पास वो ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स के जो पैकेज जो ऑलरेडी इससे पहले किए गए थे वो भी इंक्लूड किए गए हैं। ये आपको मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा। ओके, और यहां पर इस पूरे प्लान को नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत प्लान, सेल्फ रिलायंट इंडिया। ओके, सो इसको बाद में हमारे पास निर्मला सीतारमण जी ने आगे बहुत अच्छे से 13 मई को हमारे पास पूरा प्रॉपरली बताया था कि है क्या, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी वीडियो में आगे। चलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5 पिलर्स की बात की है। 5 पिलर्स आप याद रखेंगे ऑफ इंडिया विच आर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। तो ये 5 पिलर्स के बारे में बात की गई, तो ये 5 पिलर्स आप याद रखेंगे। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया इस 20 लाख करोड़ में वो जो पहले 1.7 लाख करोड़ का पैकेज इंक्लूड किया गया था फूड ग्रेन्स का, जो कि पुअर और जो हमारे पास लेबर क्लास है उसके लिए हमारे पास बताया गया था, तो उसको भी इंक्लूड ऑलरेडी किया गया है। सो दैट इज ऑल अबाउट द पैकेज। और यहां पर एक टर्म यूज की गई वोकल फॉर लोकल। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि आप इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को यहां पर फेमस कीजिए, क्योंकि जितने भी आज की डेट में ग्लोबल ब्रांड्स आपको दिखाई देते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स, वो पहले लोकल ब्रांड ही हुआ करते थे। लेकिन जब वहां के लोगों ने उनकी डिमांड के ऊपर फोकस किया तो वो एक इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में स्थापित हो गए। तो वही चीज हम यहां पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास जीआई टैग को लेकर। देखिए स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि नए जीआई टैग अभी मिले हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जीआई टैग दिए जाते हैं उसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, जो कि हमारे पास कहां से ऑपरेट करती है, चेन्नई से। ओके, जो नए जीआई टैग मिले हैं वो याद रखेंगे झारखंड से सोहराई कोवार पेंटिंग्स, ओके, और तेलंगाना से है तलई रुमाल क्लोथ। एक हमारे पास रुमाल क्लोथ है, ओके, हैंडमेड वर्क से, कॉटन से बनता है। और उसके बाद है तंजावुर नेटी, ओके, तंजावुर नेटी पिटवर्क, और अराम्बोर वुड कार्विंग्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ये सारे आप जितने भी नए जीआई टैग्स हैं इनको याद रखेंगे। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाला जीआई टैग कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे लास्ट लेक्चर में आपको याद अगर हो तो हमने कश्मीरी केसर की बात की थी, ठीक है, और कई सारी चीजों के बारे में बात की थी, और ब्लैक राइस के बारे में भी बात की थी। ओके, चलिए आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि जीआई टैग के लिए आपको रिन्यूअल कितने सालों बाद कराना पड़ता है, या जीआई टैग अगर एक बार आपके प्रोडक्ट को मिल जाए तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कितने सालों के लिए दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखेंगे जीआई टैग मिलता है 10 सालों के लिए, और 10 साल के बाद आपको जीआई टैग फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास
POK इंक्लूडेड इन द मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट ऑफ IMD। देखिए इंडिया ने एक बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप यहाँ पर चला स्टूडेंट। यहाँ पर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम हमारे पास विभाग से रिलेटेड काम करता है, मौसम की जानकारी देता है, तो अब से ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो पाकिस्तान ने कश्मीर का पार्ट ऑक्यूपाई किया हुआ है उसके बारे में भी वेदर फोरकास्ट करेगा, जो कि हमारे पास कौन से एरियाज है, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। एक तो पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी जो कैपिटल है दैट इज मुजफ्फराबाद। एक तो पॉइंट आपने ये याद रखना है। दूसरा, जब हम बात करें IMD की, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। इनके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, इनको कहा जाता है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। तो अगर पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ जाए हु इज नोन टू बी साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, तो आपने याद रखना है मृत्युंजय महापात्रा। ओके, IMD की बात करें स्टूडेंट, तो IMD हमारे पास कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? आप जरा कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, IMD कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? जो IMD डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओके, करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। जी हाँ, याद रखेंगे IMD कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ट्रांजिशन का मतलब होता है स्टूडेंट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, मतलब कि एक जो हमारे पास लेवल है उससे दूसरे लेवल में शिफ्ट करना, दैट इज नोन टू बी ट्रांजिशन। ओके, सो ग्लोबल लेवल ट्रांजिशन इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो इंडिया का रैंक रहा है वो रहा है 74th। पहले तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे, 74। टॉप किया है स्वीडन ने। सीधा सीधा क्वेश्चन मेरे पास ये बनता है, 115 कंट्रीज के ऊपर ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। जैसे आपको पता होगा इंडिया भी क्या कर रहा है, जनरली अपनी सारी स्ट्रीट लाइट्स को LED से रिप्लेस कर रहा है, कोल पावर प्लांट्स की बजाय अब दूसरे पावर प्लांट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो बेसिकली वी आर शिफ्टिंग, हम ट्रांजिट कर रहे हैं। ओके, चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जनवरी में अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो कि जनवरी में रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से, उसमें इंडिया का रैंक क्या था? अब जरा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ओके, इसमें स्टूडेंट इंडिया का रैंक था 76। जी हाँ, याद रखेंगे इंडिया का रैंक था ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 76, और टॉप किया था डेनमार्क ने। तो एक और क्वेश्चन मैंने आपको साथ ही साथ यहाँ पे कवर करा दिया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास स्काईट्रैक्स अवार्ड दिए गए। इसमें हमारे पास केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, उसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का अवार्ड मिला है। टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर जो टॉप 100 एयरपोर्ट्स हैं उसमें बेस्ट एयरपोर्ट का जो अवार्ड है उसकी अगर हम बात करें तो उसको किसने अचीव किया है, तो वो है चांगी एयरपोर्ट। देखिए चांगी एयरपोर्ट को कई सारे सर्वेज ने कई बार वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया है, लगातार हमारे पास ये नंबर 1 पोजीशन पे बना रहता है। तो एक तो आपने याद रखना है चांगी एयरपोर्ट इज इन सिंगापुर। ओके, दूसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे स्टूडेंट की एयरपोर्ट्स को लेकर, कि अभी दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बना है। ये आप याद रखेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कहां पर सिचुएटेड है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कहां पर सिचुएटेड है? ओके, करेक्ट आंसर है कोलकाता वेस्ट बंगाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एट कोलकाता वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हमारे पास मनोज आहूजा अपॉइंटेड एज न्यू CBSE चीफ। CBSE के नए हेड अपॉइंट हुए। CBSE आपको पता होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो मनोज आहूजा जो एक सीनियर IAS ऑफिसर है, उनको नया चीफ अपॉइंट किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें वी विद्यावती, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे जिसको हम पुरातात्विक विभाग के नाम से जानते हैं, ये भारत की पुरानी इमारतों के रखरखाव के लिए जाना जाता है। ASI की बात करें स्टूडेंट, ASI को 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इंडिया में एस्टैब्लिश किया था और इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी बने थे। बीच में ऑर्गेनाइजेशन फिर से बंद हो जाती है और फिर से इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन शुरू करता है? लॉर्ड कर्जन। ये छोटा सा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लॉर्ड कर्जन इसको फिर से रिवाइव करके फिर से स्टार्ट करता है, क्योंकि बीच में ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाती है फंड की स्कैरसिटी के चलते हुए। ओके, ये छोटा सा पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास
MSME मिनिस्ट्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री लॉन्च चैंपियंस पोर्टल। देखिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है चैंपियंस के नाम से। फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये इसकी एक तरह से फुल फॉर्म है। तो बेसिकली आपसे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चैंपियंस पोर्टल हमारे पास किससे रिलेटेड है, सो दैट इज रिलेटेड टू MSME मिनिस्ट्री। ओके, आप मुझे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ MSME का नाम जरा कमेंट करके बताइए, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ MSME। ओके, करंट मिनिस्टर ऑफ MSME कौन है स्टूडेंट? नितिन गडकरी। ओके, नितिन गडकरी इज द करंट मिनिस्टर ऑफ MSME एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME वो है प्रताप चंद्र सारंगी। जी हाँ, याद रखें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME प्रताप चंद्र सारंगी, और MSME हमारे पास मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड CM लॉन्च्ड होप पोर्टल। एक देखिए एक और पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के CM के द्वारा, जिसका नाम है हमारे पास हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। देखिए ये हमारे पास एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक पोर्टल है। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, इसमें एम्प्लॉयमेंट को लेकर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी और स्किल एम्पावर की जाएगी। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जॉब को लेकर आपको पता है कि सिनेरियो बहुत गड़बड़ हो चुका है, और अप्रैल महीने में भी एक रिपोर्ट आई थी कि US के अंदर 2 करोड़ लोग अपनी जॉब गवा चुके हैं। सिर्फ यूएस की बात हो रही है, और पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कितने लोगों की अभी जॉब के ऊपर खतरा हमारे पास बना हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज है जो हमारे पास डिप्लॉय की गई है, स्टार्ट की गई है बाय द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर। ओके, जो कि कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। चीफ मिनिस्टर का नाम भी आप याद रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। SCO के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ओके, हमारी तरफ से ऑब्वियसली किसने पार्टिसिपेट किया हुआ? इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो कि कौन है? S जयशंकर। SCO की स्टूडेंट जब मैं बात करता हूं तो दैट इज नोन टू बी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO इज नोन टू बी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे पास एस्टेब्लिश हुई थी 2001 में, और आज की डेट में इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं। इसका नाम SCO है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ है? बीजिंग में। नाम शंघाई के नाम से है, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर हैं, और दोनों मेंबर बने थे 2017 में। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ SCO इन 2017। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जरा आप उसका जरा मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताइए। हमारे पास SCO की एक अलग से कमेटी बनी हुई है रैट्स के नाम से। ये जो रैट्स के नाम से कमेटी बनी हुई है RATS, इस कमेटी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कमेटी किस चीज को लेकर है? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। रैट्स की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट। रैट्स की फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली टेररिज्म को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई हुई है SCO ने, जिसका हमारे पास जिसकी फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। क्योंकि पिछले साल ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी, तो क्वेश्चन अभी भी इससे पूछा जा सकता है, तो आप वो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास PM केयर फंड एलोकेट्स यहां पर 3100 करोड़। देखिए आपको पता होगा कि कोरोना वायरस के चलते एक नया फंड हमारे पास बनाया गया था PM केयर्स, जिसकी फुल फॉर्म थी सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। पहली बात तो आपने फुल फॉर्म याद रखनी है। दूसरी बात, यहां पर इस फंड में जो पैसा आया है उसमें से 3100 करोड़ 3100 करोड़ एलोकेट कर दिया गया है। 2000 करोड़ किस लिए एलोकेट किया गया है? इससे 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, एक बड़ी अच्छी चीज हमारे पास जो यहां पर देखने को मिल रही है कि कोरोना वायरस को लेकर हम ज्यादातर चीजों पे काम जो कर रहे हैं वो मेड इन इंडिया, इस तरह से हम काम कर रहे हैं कि ज्यादातर चीजें हम इंडिया में ही बनाएं। तो वेंटिलेटर्स को बनाने का काम भी एक बहुत बड़े लेवल पर इंडिया में शुरू हो चुका है। 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं। 1000 करोड़ रुपए हमारे पास 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं फॉर द केयर ऑफ माइग्रेंट लेबर्स के लिए, और 100 करोड़ टू सपोर्ट द वैक्सीन डेवलपमेंट। वैक्सीन की डेवलपमेंट भी हम उसके ऊपर भी पूरे अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी, तो उसको लेकर भी आपने याद रखना है कि 100 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए एक दूसरा फंड भी है, लेकिन उससे आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो उससे आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जल जीवन मिशन। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है जल जीवन मिशन, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
जैसा कि आप लास्ट लाइन में देख सकते हैं, टू प्रोवाइड टैप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड बाई 2024। 2024 तक हर घर में जल जो है वो टैप के थ्रू पहुंचाया जाए। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन मिशन। ओके, तो हमारे पास यहां पर क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है और हरियाणा जो कि एक स्टेट है, उसने प्लान किया है टैप कनेक्शन सप्लाइड वाटर टू ऑल रूरल फैमिलीज बाय दिसंबर 2022। यानी कि ये हमारे पास एक स्टेप आगे निकल गए हैं और उन्होंने क्या कहा कि दिसंबर 2022 तक ये इस पूरे टारगेट को अचीव कर लेंगे, ऐसा इनका यहां मानना है। ओके, तो एक छोटा सा पॉइंट आप और याद रखेंगे, जल जीवन मिशन हमारे पास कौन से मंत्रालय के अंडर आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये हमारे पास अभी 1 साल पहले क्रिएट की गई नई मिनिस्ट्री है, तो ये आप याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, चलिए आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पीएच ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7, लेकिन मोस्टली जो हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं उसका पीएच 6.5 टू 8.5 के बीच में लाई करता है, लेकिन प्योर वाटर का बिल्कुल जो एग्जैक्टली प्योर वाटर है उसका पीएच होता है 7। और जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं उसका वाटर का जो पीएच जनरली लाई करता है 6.5 टू 8.5। चलिए जी आगे चलते हैं। हमारे पास आत्मनिर्भर भारत अभियान पार्ट 1। देखिए स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की, लेकिन डिटेल किसने हमारे पास अवेलेबल कराई? हमारे निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने डिटेल अवेलेबल कराई है कि क्या क्या किया जाएगा। तो एक तो ये हमारे पास आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कुछ इन शॉर्ट हमारे पास बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई क्या क्या किया गया है, तो इसको आप बाद में वीडियो खत्म होने के बाद इसको पॉज करके फिर से आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं आगे। 3 लाख करोड़ रुपए स्टूडेंट इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल किसके लिए? फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमई फॉर 4 ईयर्स। अगले 4 सालों के लिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल अलग से हमारे पास एलोकेट की गई है 3 लाख करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर स्ट्रेस एमएसएमई। तो जो हमारे पास स्ट्रेस एमएसएमई है उनके लिए हमारे पास फिर से अलग से 20,000 करोड़। और सबसे बड़ी बात, डेफिनेशन चेंज की गई है एमएसएमई की टू बूस्ट ग्रोथ। अब जरा आप डेफिनेशन जरा ध्यान से समझ लीजिए एमएसएमई की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो डेफिनेशन हमारे पास बताई गई है। तो कंपनीज विद इन्वेस्टमेंट अप टू ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर बिलो 5 करोड़, इनको हम माइक्रो इंडस्ट्री कंसीडर करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कंपनीज विद इन्वेस्टमेंट अप टू ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर बिलो 5 करोड़, हम इनको माइक्रो इंडस्ट्रीज कंसीडर करेंगे। स्मॉल यूनिट्स हमारे पास अगर हम बात करें स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनीज विद इन्वेस्टमेंट बिलो 10 करोड़, टर्नओवर अंडर 50 करोड़, हम इस कैटेगरी में यहां पर रखेंगे। मीडियम की बात करें तो कंपनीज हैविंग इन्वेस्टमेंट अंडर 20 करोड़ एंड टर्नओवर बिलो 100 करोड़, तो इनको हम मीडियम एंटरप्राइजेस में कंसिडर करेंगे। यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिन कंपनीज का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होगा तो उनको हम एमएसएमई कैटेगरी में फॉल नहीं कराएंगे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपने यहां से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास 2500 करोड़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सपोर्ट। देखिए ईपीएफ हमारे पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर सपोर्ट दिया जाएगा जो कि कितना होगा 2500 करोड़। देखो स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी मार्च में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, ईपीएफओ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमारे पास डिसीजन लिया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 15 बेसिस पॉइंट कम किया जाएगा और अब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे दैट इज 8.5%। याद रखेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमारे पास की तरफ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज 8.5%। ओके, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस फॉर बिजनेस वर्कर्स फॉर 3 मंथ्स, ये थोड़ा सा हमारे पास आप पॉइंट पढ़ लीजिएगा, पेपर पॉइंट वैसे तो इतना हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टैक्स रिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस जिसको हम बोलते हैं टैक्स रिडक्शन एट सोर्स, तो उसमें हमारे पास टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 25% रिमेनिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। तो रिडक्शन इन रेट्स ऑफ टीडीएस, यहां पर टीडीएस के जो रेट्स हैं उसमें क्या किया गया है, हमारे पास कमी लाई गई है। ओके, अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स, हमारे पास कुछ और डायरेक्ट टैक्स मेजर्स भी लिए जाएंगे ताकि जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उनको हेल्प की जा सके, तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट। रियल एस्टेट को हेल्प की जा रही है, तो यहां पर क्या है कि स्टूडेंट आप समझिए कि हर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को एक टाइमलाइन दी जाती है जिसके अंदर उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है अंडर द रेरा, दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो यहां पर क्या गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंडेड द रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो यहां पर उनको कुछ छूट दी गई है ताकि जो प्रोजेक्ट उनका डेडलाइन पे कंप्लीट ना हो पाए तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी ना ली जाए। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास रखे गए हैं, तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा बाद में फिर से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट
का जो ग्लोबली डिक्लाइन हो रहा है, फॉरेस्ट जो हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं लगातार, तो उसके अंदर कुछ कमी देखने को मिली है। पिछले 5 साल का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 2015 से 2020 से लेकर हमारे पास 10 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास फॉरेस्ट जो है वो डिक्रीज हुए हैं एज कंपेयर टू 12 मिलियन हेक्टेयर इन द ईयर 2010 टू 2015। मतलब कि जो रेट है डिक्रीज होने का उसमें कुछ कमी होती दिखाई दे रही है, तो कि अच्छा सिंबल है हमारे पास। अगर हम बात करें स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड में कितना एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है, दैट इज 4.06 बिलियन हेक्टेयर, जो कि आप याद रखेंगे 31% है टोटल लैंड एरिया का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 31% है टोटल लैंड एरिया का। ओके, इंडिया का टारगेट चल रहा है कि हम एटलीस्ट 33% अपने एरिया पे फॉरेस्ट कवर लेकर आए किसी भी तरह से। ओके, तो ये हमारा टारगेट चल रहा है जो कि अभी अचीव ऑल्दो नहीं हो पाया। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है एरिया वाइज। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन विच कंट्री? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट रशिया। जी हाँ, याद रखें करेक्ट आंसर है रशिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास यूएन फोरकास्ट इंडिया टू ग्रो एट 1.2%। ओके, तो यहां पर यूएन ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को लेकर कुछ प्रोजेक्शंस की हैं और क्या कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो 3.2% से ग्रो करेगी इन द ईयर 2020 और इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 1.2% से ग्रो करेगी। ये स्टूडेंट सबसे शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन है सिंस 1930 ग्रेट डिप्रेशन। 1930 में आपको पता होगा बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे वो उससे भी ज़्यादा खराब सिचुएशन में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को लेकर चले जाएंगे। ओके, अगर हम बात करें यूएन जो है, यूएन के बारे में जब हम बात करें यूनाइटेड नेशन, तो एस्टैब्लिश आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसका काम क्या था हमारे पास? प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर वॉर सक्सीडिंग। और किसको सक्सीड करके बना था? लीग ऑफ नेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन को। चलिए आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं यूएन के बारे में। बेसिक बहुत बार हम बात कर चुके हैं। आप मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि यूएन की जो टर्म है वो कॉइंड किसने की थी? द टर्म यूएन इज कॉइंड बाय होम? किसने यूनाइटेड नेशन का नेम सजेस्ट किया था? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एफडीआर नाम से जिनको हम जानते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी यूनाइटेड नेशन, और उन्हीं के कहने पर हमारे पास इस जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पास आज की डेट में हम देखते हैं इसका नाम यूनाइटेड नेशन रखा गया। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर डेयरी सेक्टर। देखिए 2% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको यहां पर एक तरह से खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करेगी, खुद बियर करेगी। 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी ताकि डेयरी सेक्टर हमारे पास ज्यादा स्ट्रगल ना करे। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर 100 करोड़ रुपए एनमार्क किए गए हैं और इसी को यूज किया जाएगा हमारे पास 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन देने के लिए। ये स्कीम जो है इंप्लीमेंट की जाएगी एनडीडीबी के द्वारा। एनडीडीबी क्या है ये आप याद रखेंगे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि कहां पर सिचुएटेड है? आनंद, गुजरात में, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और आपको स्टूडेंट मैं यहां पर बताना चाहूंगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किसने की थी? इसके फाउंडर थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। वही वर्गीस कुरियन जिनको हम जानते हैं फादर ऑफ इंडियन व्हाइट रेवोल्यूशन, ओके, और या फिर मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जानते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोबा 6800 टेस्टिंग मशीन। देखिए यहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोबा 6800 कोविड-19 टेस्टिंग मशीन जो है वो हमारे पास इंस्टॉल करा दी है, उसने काम करना शुरू कर दिया है। इसको मशीन को कहां प्लेस किया गया है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, याद रखेंगे एनसीडीसी, जो कि कहां है? न्यू दिल्ली में। और ये जो मशीन है वो हमारे पास हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी और बाकी और कई सारी बीमारियों को यहां पर डिटेक्ट करने में कैपेबल है। तो ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे कि कोबा 6800 का जो हमारे पास लिंक है वो किससे है? दैट इज रिलेटेड टू कोविड-19। ओके,
नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत अभियान पार्ट 2। अब तो पार्ट 2 अब डिस्कस कर लेते हैं। 20 लाख करोड़ का जो हमारे पास इकोनॉमिक पैकेज की जहां पर गवर्नमेंट बात कर रही है, ओके, ये कितना हद तक सक्सेसफुल हो पाएगा अभी इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगी, और किस लेवल तक ये इंडियन इकोनॉमी को हेल्प कर पाएगा तो ये आने वाला टाइम ही हमें बता पाएगा। लेकिन हम इसके पॉइंट्स को जहां पे जरूर डिस्कस कर लेते हैं, जो पैकेज के पॉइंट्स हमारे पास। ओके, सो यहाँ पर 9 पॉइंट्स फोकसिंग की बात की गई है। पुअर, रिलीफ टू पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट लेबर, स्ट्रीट वेंडर्स, माइग्रेंट अर्बन पुअर, स्मॉल ट्रेडर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, स्मॉल फार्मर्स, हाउसिंग एंड मेंबर्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। तो पहली बात तो आप याद रखेंगे, यहां पर बात की गई है फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू द माइग्रेंट फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने के लिए हमारे पास माइग्रेंट्स को जो हमारे पास फूड ग्रेन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया जाएगा। इसके लिए 3500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। 5 किलो चावल और वीट, या 5 किलो चावल ले लीजिए या वीट, और 1 किलो चना और पल्सेस माइग्रेंट्स को दिए जाएंगे, जो कि हमारे पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर फॉल नहीं करते जो माइग्रेंट्स। ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है स्टूडेंट, इसके तहत 5 किलो अनाज दिया जाता है पर पर्सन पर मंथ। तो जो लोग इस कैटेगरी के अंडर फॉल नहीं करते, माइग्रेंट्स हैं, उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, आपको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। 1 नेशन 1 राशन कार्ड का कंसेप्ट। तो 1 राशन कार्ड, अब ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड क्या है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा पहले से ही काम कर रही थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए स्टूडेंट, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्टेट में गरीब व्यक्तियों को जनरली कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कोई पर्सन गरीब है या अमीर है, वो राशन कार्ड के जरिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेपरेशन करती है। अब मान लीजिए एक बिहार का एक गरीब व्यक्ति है और उसका एक राशन कार्ड बना हुआ है, जिसके बेसिस पर उसको सरकार की तरफ से कम दामों पर जो अनाज है वो मिल सकता है। अब वो बिहार से अपनी स्टेट छोड़कर रोजगार के लिए लेट से चंडीगढ़ आ जाता है। चंडीगढ़ में उसे वो राशन सस्ते दामों पर उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि वो उस राशन कार्ड पे फायदा कहां उठा सकता है, ओनली इन द स्टेट ऑफ बिहार। लेकिन अब क्या है कि राशन कार्ड जो पहले स्टेट गवर्नमेंट बनाया करती थी, अब से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लिया है कि राशन कार्ड के ऊपर काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और इससे फायदा क्या होगा, अब वो माइग्रेंट लेबर, अब वो जो पर्सन जो बिहार में जो हमारे पास पुअर कैटेगरी से बिलोंग करता है, चंडीगढ़ में आएगा, तो उसी राशन कार्ड के थ्रू वो चंडीगढ़ में भी कम रेट पर हमारे पास जो हमारे पास राशन वगैरह अवेलेबल है उसे वो हो जाएगा। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 नेशन 1 राशन कार्ड। तो ये आप याद रखेंगे, और इसको रोल आउट किया जाएगा फुली पूरे भारत में बाय मार्च 2021। ओके, ये डेडलाइन आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड को कब तक रोल आउट कर दिया जाएगा, बाय मार्च 2021। नेक्स्ट हमारे पास अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। देखिए आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अर्बन एरियाज है वहां पे 2 करोड़ घर बनाने की बात की गई थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस भी एस्टेब्लिश करेंगे, और इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको बहुत कम रेट पर, रेंट पर घर अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि वो लोग कुछ अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर 12 मंथ्स फॉर शिशु मुद्रा लोन्स। देखिए मुद्रा लोन्स की अगर हम बात करें तो पहले तो मुद्रा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। फुल फॉर्म मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या थी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इस मुद्रा के तहत, मुद्रा प्रोग्राम के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, शिशु, तरुण और किशोर। तो शिशु कैटेगरी में जो लोन होते हैं दैट इज अप टू ₹50,000। अगर हम बात करें किशोर की कैटेगरी में तो 50,000 टू 5 लाख, तरुण की कैटेगरी में 5 लाख टू 10 लाख। लेकिन यहां पर बात किसके लिए की गई है, मुद्रा के शिशु लोन कैटेगरी, यानी जो लोन 50,000 रुपए से कम है। जनरली ये किन्होंने लिए होंगे, जो बहुत ही वीकर सेक्शन से बिलोंग करते होंगे। तो यहां पर 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 5,000 करोड़ रुपए क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी स्ट्रीट वेंडर्स को, जो ये जो हमारे पास रेडी रिक्शा ये जो लगाने वाले जो लोग हैं इनको हमारे पास। देखिए स्टूडेंट यहां पर 5,000 रुपीज की स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 70,000 करोड़ टू बूस्ट द हाउसिंग सेक्टर एंड मिडिल इनकम ग्रुप। तो यहां पर आपको बता दूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम हमारे पास चलाई जाएगी, ठीक है, और 70,000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट 6,000 करोड़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट यूजिंग
कैंपा फंड्स। अब ये कैंपा फंड्स क्या है, थोड़ा सा इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, मैं समझा देता हूं। यहां पर क्या है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये स्टूडेंट एक स्पेशल फंड होता है जो किसके लिए यूज किया जाता है, एफोरेस्टेशन के लिए। एफोरेस्टेशन का मतलब नंबर ऑफ फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने के लिए। तो आपको समझना चाहिए कि मान लीजिए आपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, मैन पावर के साथ साथ आपको पेड़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबके लिए पैसा कहां से आएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंपा नाम से एक फंड बनाया हुआ है। तो यहां पर क्या होगा कि 6000 करोड़ रुपए यहां पर एलोकेट किए गए हैं, जिससे क्या होगा, आम लोगों को एक तो रोजगार मिलेगा, और जनरली किसको, ट्राइबल लोगों को यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ फॉरेस्ट एरिया कवर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 30,000 करोड़ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फॉर द फार्मर्स थ्रू नबार्ड के थ्रू हमारे पास 30,000 करोड़ रुपए एडिशनल इमरजेंसी वर्क कैपिटल अवेलेबल कराई जाएगी। नबार्ड आपको पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप यहां पर स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। 33 कोऑपरेटिव बैंक सिस्टम है भारत में काम कर रहे हैं, 351 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहे हैं, और 43 आरआरबीज हैं। तो उनकी लैंडिंग एक्टिविटी में कहीं ना कहीं नबार्ड जो है वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, 2 लाख करोड़ रुपए हमारे पास एलोकेट किए गए हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या होती है, देखिए स्टूडेंट, किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि किसान की लैंड के अकॉर्डिंग, मान लीजिए किसान है उसके पास 10 एकड़ लैंड है, दूसरा किसान है उसके पास 3 एकड़ लैंड है, तो उनके बेसिस पर जितना उसके पास लैंड अवेलेबल है उसको एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। तो उसके लिए हमारे पास क्या किया गया है, 2 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, ताकि फार्मर को क्रेडिट अवेलेबिलिटी बनी रहे, पैसे की अवेलेबिलिटी बनी रहे। दैट इज वन ऑफ द गुड स्टेप। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द पैकेज, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या हुआ है कि जो दिल्ली पुलिस है उसके लिए एक नया हेडगियर आ गया है, ताकि वो क्या करे, वो दूर से ही पहचान सके कि कोई पर्सन हमारे पास उसका टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर वो ज्यादा तो नहीं है, मतलब कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के सिम्टम में जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर इसको नाम दिया गया है। सो पहली बार कोई पुलिस डिपार्टमेंट इसका यूज करेगा, और इसको हमारे पास लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस में, द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन। तो ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे। यहां पर क्या है कि भीड़ भाड़ के एरियाज में ऐसे हेडगियर दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छे लेवल पर हेल्प करेंगे, ऐसा यहां पर माना जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया CO2 एमिशन फॉल्स। देखिए अभी कोरोना वायरस के चलते सब कुछ बंद है, फैक्ट्रीज बंद है, गाड़ियां बंद है, तो CO2 एमिशन जो भारत का है वो पहली बार हमारे पास 4 डेकेड्स में कम होता दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें, ये रिपोर्ट किसकी तरफ से आई है, दैट इज रिपोर्ट बाय CREA, दैट इज सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। चलिए मैं आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूं, जो लॉन्ग टर्म रन में आपको एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आपने स्टूडेंट याद रखना है, इंडिया सेट अ टारगेट टू डिक्रीज 30 to 35% ऑफ कार्बन एमिशन बाय 2030। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इंडिया सेट अ टारगेट टू डिक्रीज 30 to 35%, 30 से 35% के बीच में डिक्रीज कार्बन एमिशन बाय 2030। 2030 तक हमने डिक्रीज करना है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट लेकर चल रही है, जो ऑल्दो काफी डिफिकल्ट है। देखते हैं हम उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं। ओके, नेक्स्ट एक अच्छी न्यूज हमारे पास, स्ट्रीट इन टेल अवीव। टेल अवीव आपको पता होगा कि दैट इज इन इजराइल। इजराइल की आप समझ लीजिए कमर्शियल कैपिटल या फाइनेंशियल कैपिटल। सो टेल अवीव हमारे पास है, तो वहां पर एक स्ट्रीट का नाम इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, फेमस पर्सनालिटी, उनके नाम पर रखा गया ऑन द 159th बर्थ एनिवर्सरी। देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इनके बारे में एक बड़ी खास बात यह है कि 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला, एंड इज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये स्टूडेंट स्क्रीन पर आपको इनको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मैं जरूर चाहूंगा कि आप वीडियो खत्म होने के बाद, एक बार सेशन खत्म हो जाए तो जरूर इसको पॉज करके जरूर एक बार पढ़िएगा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्हीं चीजों को यहां पर मेंशन यहां पे किया गया है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज वन ऑफ द फेमस नोबेल प्राइज। ओके, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि 2019 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2019 किसको मिला है। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट पीटर हैंडके। ये जी हाँ याद रखेंगे, पीटर हैंडके को मिला है 2019 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर।
ओके नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, ग्लोबल इकोनॉमी लॉस अप टू 8.8 ट्रिलियन एडीबी की हमारे पास एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम आप याद रखेंगे, अपडेटेड असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो इन्होंने क्या कहा है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को यहाँ पर 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं यूएन रिपोर्ट के बारे में कि आने वाले टाइम में सभी कंट्रीज की इकोनॉमीज को बहुत बड़े लेवल पर झटका लगने वाला है। एडीबी की बात करें स्टूडेंट, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक रीजनल बैंक है, जो कि हमारे पास एस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। टोटल आज की डेट में इसके 68 मेंबर कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर है इसका मनीला, फिलीपींस में। आप जल्दी से मुझे इसके प्रेसिडेंट का नाम जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि वो अभी रिसेंटली चेंज हुए थे। ओके नए प्रेसिडेंट का नाम है मातासुगो असाकावा। जी हाँ, याद रखेंगे, मातासुगो असाकावा इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट न्यूज है, रोबर्टो एजिवेडो अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं 31 अगस्त को। ये WTO के डायरेक्टर जनरल थे। तो आपको पता है कि अभी पूरे वर्ल्ड ट्रेड लेवल पर, ट्रेडिंग में बहुत बड़े लेवल पर हमारे पास स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि अपनी पोजीशन छोड़ने का फैसला कर लिया है। ओके सो WTO की अगर हम बात करें, ये पूरे वर्ल्ड पर ट्रेडिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, और ये हमारे पास एस्टेब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ओके इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा स्टूडेंट, WTO का हेडक्वार्टर हमारे पास जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि WTO ने कौन सी एजेंसी की जगह ली थी। WTO ने कौन सी एजेंसी की जगह लेकर काम करना शुरू किया था। ओके WTO ने स्टूडेंट जगह ली थी गैट की। गैट स्टैंड फॉर जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जी हाँ, गैट जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चाइना विंस फर्स्ट एडिशन ऑफ FideChess.com। देखिए यहाँ पर एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हुआ था और नाम दिया गया था इसको FideChess.com। फाइड हमारे पास चेस की रेगुलेटरी बॉडी है। ओके तो चाइना ने इसको जीत लिया है। इसमें 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। वो कौन कौन सी थी? रशिया, USA, यूरोप, चाइना, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें जो इंडिया की पोजीशन रही वो 5th रही। बड़ा ही पुअर परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से रहा। ऑल दो इंडिया की तरफ से बड़े बड़े प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कनेरू हम्पी हो गए या विश्वनाथन आनंद हो गए, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ऑल दो इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। तो सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो ये आप याद रखेंगे। लास्ट न्यूज फॉर द डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व किया गया 15 मई को, और इसी दिन ऑब्जर्व किया गया नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे। सो थीम जो रही दोनों की वो आप याद रखेंगे। और एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो इनकी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है आपको पता ही है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।